रिकॉर्डिंग करके इसकी चल. So this was the whole concept of the GST. Today we are discussing about the GST, the basic concept, how this concept was evolved, right? तो हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाएंगे. We will move forward. If we see the journey of GST, the journey of GST was like कि इसको लोकसभा ने पहले इसको पास किया 6 मई 2015 को. अब देखिए जब मोदी गवर्नमेंट आई कैबिनेट के अंदर 2014 में, इमीडिएटली दे टुक ऑन दिस टास्क ऑफ हैविंग GST इन इंडिया. So 6th of May 2015, they passed it from Lok Sabha. It went to Rajya Sabha. It got stuck a little bit over there. After about 1 year and few months, 3rd August 2016 को वहां पर ये पास हुआ इसमें राज्यसभा के अंदर. एंड व्हेन जब राज्यसभा के अंदर ये पास हुआ तो राज्यसभा के अंदर ये दोबारा से अमेंडमेंट्स कुछ इसके अंदर आई. एंड देन अगेन इट केम टू लोकसभा फॉर पासिंग ऑफ दिस अमेंडमेंट. और ये 8 अगस्त 2016 को ये अगेन पास हुआ. 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पास हुआ. इट वाज given assent on 8th of September 2016 and it was made effective from 16th of September 2016. So this was the whole journey. अब हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई भी लॉ होगा वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर नहीं जा सकता. वी कैन नॉट ब्रेक द बैरियर्स व्हिच हैव बीन सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So we have to basically understand कि whenever we want to learn a new law, we should have at least a basic understanding what constitution says about it. आप कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप देखिए कि इट इज बेसिकली रनिंग इनटू आर्टिकल्स. और जब हम आर्टिकल्स पढ़ते आते हैं नॉर्मल हम क्या देखते हैं, आपने कोई भी लॉ पढ़ा होगा कि सेक्शन 1 उसका कमेंसमेंट और शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट उसका दिया होता है, सेक्शन 2 के अंदर उसकी डेफिनेशंस दी होती हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आप देखो कि आर्टिकल 366 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सारी डेफिनेशंस दी गई है बहुत नीचे जाके. तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 देखते हैं उसमें क्लॉज नंबर 12A देखते हैं तो वहां पर गुड्स और सर्विस टैक्स की डेफिनेशन दी गई है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी गिवन इन क्लॉज 12A ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट सेज दैट गुड्स एंड सर्विस टैक्स means any tax on the supply of goods or services or both except taxes on the supply of the alcoholic liquor for human consumption. अब आप देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारी जो डेफिनेशन है क्लॉज 12A के अंदर, उसके अंदर ही जब डेफिनेशन दी गई है तो उसके अंदर से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर निकाल दिया गया है. इस करके कभी हमारी ये डिबेट होती है कि यार कभी पेट्रोल जो होगा वो आएगा, फ्यूल आएगा जीएसटी में कि नहीं. आ सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिबार नहीं करता. लेकिन क्या अल्कोहलिक लीकर कभी कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है? बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उसके लिए दोबारा से हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी. ये जो डेफिनेशन है 12A की इसको चेंज करना पड़ेगा, इनेबलमेंट करनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में, तभी जाके जीएसटी एक्ट के अंदर को इसके अंदर हम प्रोविजन लेकर आ सकते हैं. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कमिंग इनटू जीएसटी वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी. सो यहां से आपको पता लगता है कि इसके पैरामीटर्स और इसके क्या नफे नुकसान हमारे को हो सकते हैं. अगर हम देखिए बेसिक स्ट्रक्चर of indirect taxes in India as existing up to 30th of June 2017, it based on 3 lists. हमारे पास क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमारे पास 3 लिस्ट दी गई. जो 7th शेड्यूल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे को 3 लिस्ट देता है. एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जब ये जीएसटी की अमेंडमेंट आई उससे पहले हमारे जो एरियाज जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉस बना सकती है वो डिफरेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बना सकती है वो डिफरेंट थी, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी थी जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों अपने अपने लॉस बना सकते थे. तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट जो हम आज देख रहे हैं इसके लिए तो हमारे को एनिमेलमेंट करनी थी जहां पर जो सेंटर है वो स्टेट के टैक्सेस का भी शेयर कलेक्ट कर सके, जो स्टेट है वो सेंटर के कलेक्शन का जो शेयर है वो भी ले सके. तो उसके लिए चेंजेस लेकर आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी. सो दे बेसिकली ब्रॉट दिस चेंजेस स्ट्रक्चर के अंदर ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हम इसके अंदर बेनिफिट ले सकें. तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे पास आया. आर्टिकल 246A जो था इट वाज इंसर्टेड व्हिच एम्पावर्स एवरी स्टेट टू मेक लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इम्पोज्ड बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट. तो पहले ये एम्पावरमेंट की गई. 246A जो आर्टिकल था it was inserted to give empowerment to every state to make laws imposed by union or by such state. Also, it gave exclusive powers to union to levy GST on interstate trade and commerce.
अब इसके अंदर क्या है कि वैसे भी जब सीएसटी लगता है दोनों स्टेट्स के अंदर, जब कोई कानून लगेगा तो वो बेसिकली सेंटर के ही प्रीव्यू के अंदर आता है। तो इसके अंदर हमारा को एक पावर होगी कि यूनियन जो गवर्नमेंट होगी वही जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगी उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, इसीलिए आईजीएसटी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। आर्टिकल 279A प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अब आप देखो कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारे को स्टेट्स को और सेंटर को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था। तो हमारे को एक बॉडी क्रिएट करनी थी जहां पर सेंटर और स्टेट बैठ के फैसले कर सकें, यूनैनिमस फैसले कर सकें। और आज तक 6 साल हो गए, 1 जुलाई 2023 को 6 साल में एक इंस्टेंस के अलावा सारे फैसले जो गए हैं जीएसटी काउंसिल ने वो यूनैनिमस ही किए। तो उस एम्पावरमेंट को लिया गया फ्रॉम 279A आर्टिकल, जहां पे हम जीएसटी काउंसिल को लेकर आए, उसको बॉडी को फॉर्म किया। इसकी रिकमेंडेशंस जो थी वो सेंटर और स्टेट को दी जाती हैं और ये रिकमेंडेशंस नॉर्मली यूनानिमसली फॉलो की जाती हैं। जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेंस मिनिस्टर का, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू और फाइनेंस एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। उसके अंदर सेंटर का जो शेयर है वोट का वो 1/3 है। आउट ऑफ टोटल वोटिंग शेयर सेंटर हैज गॉट 1/3 वोटिंग और बाकी 2/3 बाकी सारी स्टेट्स में डिवाइडेड है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस वोट शेयर के बेसिस पे ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। हालांकि इस वोट शेयर का मतलब इस्तेमाल करने का मौका सिर्फ एक बार ही मिला, अदरवाइज सारे यूनानिमस डिसीजन ही इसमें हो रहे थे। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो Article 269A of the Constitution of India, what does it say? It says that goods and service tax supplies in the course of interstate trade or commerce shall be collected by the Government of India, and such tax shall be apportioned between the union and the state in such manner as may be provided by the Parliament by law on the recommendation of the GST Council. तो इन्होंने पहले क्लॉज के अंदर हमारे को ये बोल दिया कि जो स्टेट का शेयर होगा, जो सेंटर का शेयर होगा, आपस में पोर्शन में हो जाएगा। For the purpose of this clause, the supply of goods or services or both in the course or import into territory of India shall be deemed to supply in the course of interstate trade and commerce. This was very important. अगर इंडिया के अंदर कुछ इंपोर्ट होता है तो क्या होगा कि वो किसी न किसी ऐसे बंदरगाह पर होगा, किसी ऐसे डॉकयार्ड पर होगा जो किसी स्टेट को बिलोंग करता होगा। बट यहाँ पर इस 269A आर्टिकल के अंदर ये बड़ा कैटेगरिकली कह दिया if there is any material, any goods which are basically coming into a territory of India from outside India, it will be treated as interstate trade or commerce only. It will not be the periphery of a specific state जहां पर वो harbor है, right? The amount apportioned to the state and clause 1 shall not form part of consolidated fund of India. तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा जरूरी था, जहां पे इन्होंने कह दिया कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ये पार्ट नहीं बनेगी, जो अपॉर्चुनिमेंट होगी ये बार बार से इसकी अपॉर्चुनिमेंट कर दी जाएगी। बिकॉज सीएफआई का जब ये पार्ट बन जाती है उसके प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, उसकी एलोकेशन के, उसके बाइफर्केशन के। The amount collected tax levied in clause 1 has been used for the payment of tax levied by the state under Article 246A. Such amount shall not form part of the consolidated fund of India. तो हर एक जगह से इसको उस ग्लिचेस से बाहर निकालने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इसको बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट कॉमर्स। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट होगी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि वो लॉ बनाएंगे टू डिसाइड कि कौन से गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी, वो विद इन स्टेट मानी जाएगी या इंटरस्टेट मानी जाएगी। उसकी एम्पावरमेंट इनको इस क्लॉज से मिल गई। तो अगर हम प्रीलिमिनरी बात करें तो ये क्या कहा जाता है, इट इज सेंट्रल या स्टेट आईजीएसटी एक्ट 2017, देन इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, राइट, और इसमें यूनियन टेरिटरीज भी कवर्ड है। जेएनके इज नॉट एक्सक्लूडेड, जैसे सर्विस टैक्स रिजीम में होता था जेएनके को एक्सक्लूड किया जाता था, बिकॉज तब वो धारा 370 और आर्टिकल 35 से होता था, तो उस समय उनके पास अलग से पावर होती थी अपने पास वहां पे लॉस को रेगुलेट करने की। तो सर्विस टैक्स एक्ट को उन्होंने एक्सटेंड नहीं वहां पे किया था। बट यहाँ पर अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इट एक्सटेंड्स टू जेएनके ऑल्सो। बट जेएनके को इफेक्टिव इन्होंने 8 जुलाई 2017 से किया, क्योंकि ये जो एबॉलिशमेंट हुई थी ये बाद में हुई थी, राइट। So notified to be effective from 1st of July 2017 के अंदर 1 जुलाई को इसको इफेक्टिव कर दिया गया। आपको याद होगा, जो भाई कई लोगों ने देखा होगा, रात को 12 बजे बेल मार के मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। एंड डिफरेंट डेट्स में भी नोटिफाइड फॉर डिफरेंट प्रोविजन। ये लॉ में हमेशा रखा जाता है कि डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट डेट्स रखी जाएंगी। हम अपनी स्कीम के अंदर जो सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस दी जाएंगी
हम उस डेफिनेशंस को एक वन गो में नहीं डिस्कस करेंगे, एज एंड व्हेन हमारे को प्रोविजंस को डिस्कस करने का मौका मिलेगा वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी विल बेसिकली टेक केयर ऑफ आवर स्कीम। अब हमारे को ये पता है बड़ा क्लियरली कि 3 तरीके के लॉस हैं। एक हमारे पास है CGST, एक हमारे पास है SGST और एक हमारे पास है IGST। जहां पर यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे इसको UTGST भी कह जाते हैं, राइट। तो वहां पे UTGST हो जाता है। तो हमारे को ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि CGST क्या होता है, SGST क्या होता है। अगर हमारी कोई ऐसी प्रोविजन, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो विद इन स्टेट है, तो उस केस के अंदर हमारे को ये 2 लॉ लगेंगे, एक CGST और SGST। इफ इट इज बिटवीन 2 स्टेट्स, तो यहां पर हमारे को क्या लगेगा, IGST। सो हमारे को ये बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि IGST का रोल जो है वो बेसिकली ब्रिज है बिटवीन 2 स्टेट्स। तो विद इन द स्टेट कोई ट्रांजेक्शन होगी तो वो CGST और SGST के अंदर होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कई बार बहुत बड़ा एक डिलेमा हो जाता है, बहुत बड़ी एक डिस्कशन का पार्ट हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जहां पर हमारे को एक लीगल फाइट में पड़ना पड़ जाता है कि क्या हम इसके अंदर CGST SGST लगाएंगे या IGST लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली देयर वाज अ वेरी वेरी बिग कंट्रोवर्सी इन द केस ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के केस के अंदर क्या होता है कि कोई ट्रांजेक्शन होती है जिसको नॉर्मली एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन माना जाता है, बट वो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन के कारण उसको अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तो उसको वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में मानी जाती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया में मानी जाए तो अदरवाइज वो एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन है, फॉरेन करेंसी बाहर से आ रही है, तो उस केस में क्या लगेगा, C+S लगेगा या उसमें I लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कंटेंशन है कि क्या इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई अगर वहीं की मानी जाएगी, तो जैसे पंजाब में कोई इंटरमीडियरी बैठा हुआ है तो पंजाब की प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं की मानी गई, तो वो बिल रेज अपना आउटपुट सप्लाई का करेगा तो क्या लगाएगा, C+S करेगा या IGST लगाएगा। अब इस केस में लेट अस बी लिटिल इंटरेक्टिव। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो कि इस सिनेरियो के अंदर आपको क्या लगता है कि लॉजिकली क्या होना चाहिए कि अगर वो इंटरमीडियरी है वो सिटिंग इन पंजाब, जो अदरवाइज एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन में होता है इंटरमीडियरी, शायद आपको आइडिया होगा कि इंटरमीडियरी क्या होता है। इन केस नॉट, तो एनीबडी हु इज बेसिकली प्लेइंग ब्रिज बिटवीन 2 पार्टीज, उसको फैसिलिटेट कर रहा है ट्रांजेक्शन को, तो उसको इंटरमीडियरी कहते हैं। तो इंटरमीडियरी के प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं पे मानी जाती है जहां पे इंटरमीडियरी प्लेस्ड है। तो यानी कि मैं अगर पंजाब में हूं और मैं इंटरमीडियरी हूं तो मैं पंजाब में मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, क्या हमारे को आउटवर्ड बिल जो होगा वो C+S करना पड़ेगा या I करना पड़ेगा। कैन वी हैव द रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। ओके, एक रिस्पॉन्स मुझे आया है IGST का, लोकेश इज सेइंग IGST। एनीबडी एल्स, तनुष इज आल्सो सेइंग IGST। वेल, एनीबडी एल्स who can give me the response whether it has to be C+S or I। वेल अगर आप देखो तो इसके दोनों के लिए ना हमारे पास बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग लॉजिक से रीजनिंग थी। अगर हम पंजाब में बैठे हुए हैं, राइट, इफ यू आर सिटिंग इन पंजाब एंड यहीं पर अगर वो इंटरमीडियरी बैठा हुआ है और यहीं पर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी मानी जाती है, तो इसकी IGST कैसे हम उसकी मान लेंगे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज बहुत सारी डिफरेंट कंटेंशंस हो रही थी जिसके अंदर डिमांड भी हो रही थी, जहां पर उन लोगों ने IGST लगाया था, कई डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को CGST SGST लगा रहे थे। पर यहाँ पर एक अभी रिसेंटली एक जजमेंट आई है और वहां पे उन्होंने बड़ा कैटेगरली कह दिया हुआ है कि नो, इन दिस केस ओनली IGST विल बी एप्लीकेबल। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कई कई जगह पर हमारी बहुत ज्यादा डिस्कशंस भी इस मामले में हो जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम किस लॉ को अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर गलत हेड में हमारा टैक्स अगर जमा हो गया तो हमारे को उस टैक्स को करेक्ट हेड में जमा कराना पड़ेगा और रॉन्ग हेड का रिफंड लेना पड़ेगा। So let us move to next slide. So what we basically see is that IGST क्या है? IGST is nothing but it is a bridge. It is a bridge. It is a bridge between state 1 and state 2. So अगर हमारा एक स्टेट से कोई भी टैक्स किसी दूसरी स्टेट में ट्रांसमिट होगा तो वो IGST की शेप लेके, IGST का फॉर्म लेके ही दूसरी स्टेट में जाएगा। वो CGST और SGST की फॉर्म लेके नहीं जा सकता। इसी करके आप देखिए कि जो होटल की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो वहीं की मानी जाती है जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है।
suppose hotel is situated in Chandigarh and I'm sitting in Punjab. So if I'm basically going to Chandigarh, even if I give my GST number, they will levy only CGST and SGST only. तो मैं अगर उसका इनपुट यहाँ पे क्लेम करना चाहूँ अपने यहाँ पर, तो मैं उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी को उस फॉर्म के अंदर इनपुट को क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे को क्लेम करने की, क्योंकि मेरी स्टेट चेंज हो गई है, मेरे को आईजीएसटी का ही इनपुट चाहिए, तब मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ. सो आईजीएसटी इज अ वेरी टिपिकल नेचर. इसका पर्पस सिर्फ है इसको कैरी करने का सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर. इसलिए अटैच टू द सर्विसेज व्हेन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इट टेक्स अ ब्रिज, फॉर्म ऑफ अ ब्रिज. In the course of export or import, also it takes form of IGST. IGST is a bridge. So अब हम इसके अंदर बात करते हैं. We have got only 8-10 minutes before we start the law. हमारे को कुछ jurisprudence को कुछ समझना होगा. अगर हम jurisprudence को कुछ समझ पाएंगे तो हम बेसिकली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लॉ को हमने पढ़ना कैसे है. अगर हमारे को लॉ को पढ़ना आ गया तो हमारे को उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़िया हो जाएगी एंड वील बी मोर कंफर्टेबल रीडिंग द लॉ. तो हमारे पास कुछ एक जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये मैक्सिम्स हैं, वो क्या है, लेट अस सी. पहला है कि व्हेन रीडिंग द लॉ, द प्लेन लैंग्वेज इज टू बी गिवन द इफेक्ट एंड मीनिंग्स कॉन्ट्ररी टू द प्लेन लैंग्वेज आर नॉट परमिसिबल. तो पहला तो एक जूरिस्प्रूडेंस ये है कि भैया जब आप किसी लॉ को पढ़ते हो तो आप बड़ी प्लेन लैंग्वेज में उसको समझने की कोशिश करो. को बहुत डेकोरेटेड वर्ड का अलग से मीनिंग निकाल के उसको अलग से तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो. फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ मेकर को आप अज्यूम करो कि वो एक प्लेन इंग्लिश के अंदर ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसका एक नॉर्मल मीनिंग निकालने की कोशिश करो. Apparent omission in law cannot be made good or rectified by courts, necessarily to be amended by making representation. तो यहां पर कोर्ट कहता है कि अगर कोई apparent omission होगी लॉ के द्वारा, तो कोर्ट जो है उस apparent omission को रेक्टिफाई नहीं कर सकता है. उसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी और लॉ को अमेंड करवाना पड़ेगा. कोर्ट कैन नॉट राइट लॉ. देखो अभी हमारे पास ना एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी वीकेसी फुटस्टेप्स की. इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा केस था, जिसके अंदर हम लोग भी पार्टी थे उसके अंदर, हमारे बैंगलोर वाले क्लाइंट को साथ में लेके. तो उस केस में वी वर क्लोजली वॉचिंग दैट. उसके अंदर वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स बेसिकली व्हिच वर पुट फॉरवर्ड इन फ्रंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्रीड टू ऑल द आर्गुमेंट्स दैट वी वर पुटिंग फॉरवर्ड, एंड बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट वाज ऑफ द व्यू that we understand that there is anomaly in the law, but we cannot rewrite the law. We have to go by whatever is written in the law. At the most, we can give an advisory to GST in council that this anomaly be removed. तो उन्होंने जो अपना ऑर्डर लिखा, उसके अंदर ऑर्डर के अंदर एक एडवाइजरी इशू की जीएसटी काउंसिल को कि वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिकंसिडर द फॉर्मूला व्हिच इज गिवन इन रूल नंबर 89 सब रूल 5. और हमारे उस केस के कारण ही वो रूल 89(5) के अंदर अमेंडमेंट आई और वो फॉर्मूला चेंज हुआ. अभी आज एक और नोटिफिकेशन आ गई, दोबारा से वो फॉर्मूला चेंज हो गया. वी विल हैव टू सी द इफेक्ट ऑफ दैट फॉर्मूला कि अभी वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो रिफंड्स आएंगे उसके नए फॉर्मूले के हिसाब से इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो द नेक्स्ट इज बेसिकली द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन प्रेफरेबल टू एडवांस द रेमेडी एंड नॉट द मिसचिफ. जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन का एक पर्पस ये होना चाहिए कि हम कोई उसकी रेमेडी निकालें जहां पे कंफ्यूजन है, ना कि हम कोई उसका मिसचिफ क्रिएट करें जिससे कि किसी को ट्रबल हो जाए. तो दिस शुड बी बेसिकली द कांसेप्ट इन माइंड कि हाउ इंटरप्रिटेशन हैज टू बी डन फॉर द लॉ. नोटिफिकेशन इशू फॉर फर्दर पब्लिक वेलफेयर. द लॉ शुड बी रीजनेबल, जस्ट, सेंसिबल एंड फेयर, नॉर्मली नॉट टू कॉज हार्डशिप, इनकन्वीनियंस, इनजस्टिस एंड अवॉइड फ्रिक्शन सिस्टम. तो क्या होता है कि नोटिफिकेशन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है. हम नोटिफिकेशन नॉर्मली लॉ के अंदर जो निकालते हैं वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ ही निकालेंगे, जो इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर है. उसका पर्पस होना चाहिए टू एनहांस द कन्वीनियंस ऑफ द टैक्स पेयर. उसके अंदर को प्रॉब्लम्स हैं, इनकन्वीनियंस है, हार्डशिप्स है, उसको रिमूव करने के लिए वो इनजस्टिस या कोई ऐसा कोई एक नया फ्रिक्शन क्रिएट कर दे, वो उसका पर्पस नोटिफिकेशन का नहीं होना चाहिए. राइट. सो बहुत सारे केसेस में हम कोर्ट पे चले जाते हैं जहां पे नोटिफिकेशन जो है वो अपने दायरे को एक्सीड कर रहा होता है, वो कहीं पे इनजस्टिस क्रिएट कर रहा होता है, तो हम नोटिफिकेशन को क्वैश करने के लिए भी कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो लॉ विच इज वेगली वर्डेड, द एंटायर प्रोविजन कैन बी रेड एज द होल हार्मोनियसली. तो बेसिकली एक रूल है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लॉ शुड बी रेड इन सच अ वे दैट इट शुड लीड टू हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. भी ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन ना निकाला जाए जिससे लॉ का एक हिस्सा जो है वो कुछ और कहे, लॉ का दूसरा हिस्सा कुछ और कहे. जो एक हार्मोनी के साथ इसकी इंटरप्रिटेशन निकल कर आती है, वो एक तरीका इसका लॉ का निकालना चाहिए.
ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एक्ट प्रिवेल्स ओवर द रूल। देखो, एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, रूल जो है वो एग्जीक्यूटिव ने बनाए हैं फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। तो जो रूल है वो एक्ट से ऊपर नहीं जा सकता कभी, वो रूल हमेशा एक्ट के नीचे रहेगा। इलिस्ट्रेशन कैन नॉट मॉडिफाई द लॉ। अगर कोई एक्ट में कहीं पे कोई इलिस्ट्रेशन दी गई हैं और वो इलिस्ट्रेशन के कारण कुछ ऐसा मीनिंग निकल रहा है जो लॉ में जो लिखा गया उसके विपरीत है, तो जो लॉ में लिखा गया वही प्रवेल होगा। इलिस्ट्रेशन के बेसिस पे कोई अलग से मीनिंग नहीं निकाला जा सकता, राइट। इलिस्ट्रेशन ओनली फॉर द कन्वीनियंस। हमारी कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के नीचे इलिस्ट्रेशन दी गई हैं, बट उसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं निकाला जा सकता। एक्सप्लेनेशन कैनॉट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ द प्रोविजन। तो एक्सप्लेनेशन जब एक्ट के नीचे दी जाती है तो उसका पर्पस ये होता है कि जो ऊपर लॉ में लिखा गया है हम उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए एक नया एक इनपुट दे रहे हैं। हम एक्सप्लेनेशन से लॉ का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, सेक्शन का मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स विच आर टुगेदर नीड टू बी ऑफ द सेम जेनस। इसका एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली एसोजन जेनरिस का, विच बेसिकली जो हमारी इंटरमीडिएट की जो डेफिनेशन है उसमें आपका बहुत यूज होगा। जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि एजोसिस्टम जेनरिस जो है कॉन्सेप्ट और एक नॉस्टरेसोसिस जो ये कॉन्सेप्ट है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। वहां पे एजेंट की डेफिनेशन या जो इंटरमीडिएट की डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर। तो बेसिकली क्या होता है, वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। तो अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड अलॉन्ग विद सम जनरल वर्ड्स यूज किया गया है तो जनरल वर्ड्स का मीनिंग वही होगा जो इस स्पेसिफिक वर्ड का फ्लेवर निकल कर आता है। तो ये इसका मतलब है। मल्टीपल नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉसेस, द लास्ट प्रोविजन विल प्रिवेल। अगर दो अलग अलग सेक्शंस में ये लिखा गया है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीवेयर एल्स इन द एक्ट, या नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड एनीवेयर एल्स इन द एक्ट, तो अगर यहां पर ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ काम होता है तो जो आखिरी में प्रोविजन आ रही है उसका पावर ज्यादा होगा, क्योंकि वो पहले वाले प्रोविजन को भी नॉन ऑब्स्टिनेट कर रही है, राइट। इन केस ऑफ डाउट द लेटर प्रोविजन प्रिवेल्स। तो अगर दो प्रोविजंस में अगर कहीं पे कंफ्लिक्ट है तो जो बाद में प्रोविजन आ रही है उसको वेटेज ज्यादा दी जाएगी, राइट। वेस्टेड राइट्स कैन नॉट टू बी इफेक्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर कोई हमारे पास राइट है, कोई लॉ ने दिया है, तो पार्लियामेंट एक बैक डेटेड रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके वो राइट हमारे से छीन नहीं सकती, राइट। लेवी प्रोविजंस टू फेवर टैक्स पेयर इफ नॉट क्लियर। और ये बड़ा क्लियर है जो इसमें लिखा गया, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन प्रोविजंस टू फेवर रेवेन्यू। एग्जम्पशन प्रोविजंस के अंदर ये कहा गया है कि अगर इसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना चाहिए, ये बेनिफिट एग्जम्पशन प्रोविजन जो देते हैं, अगर एग्जम्पशन प्रोविजन में कहीं पे डाउट आता है तो बेसिकली द डाउट विल गो इन फेवर ऑफ रेवेन्यू ओनली, नॉट इन फेवर ऑफ सेसी, राइट। नो प्रेजेंस ऑफ गिल्ट नीडेड फॉर पेनल्टी अनलेस स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली। अब इसमें क्या होता है कि एक मेंस रिया का कॉन्सेप्ट है, वो तो लॉ हमारे को कहता है कि अगर कहीं पे कोई बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है या मैनिफेस्ट इंटेंशन है तो पेनल्टी प्रोविजन के लिए जनरली कहा गया है कि वो प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लॉ में लिखा गया है कि देयर इज नो नीड फॉर गिल्टी माइंड टू बी प्रेजेंट, तो उस केस में ये जरूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। ये कुछ मैक्सिम्स हैं, मैं ज्यादा इसके अंदर मैक्सिम के अंदर नहीं जाऊंगा। आई विल शेयर दिस पीपीटी विद ऑल ऑफ यू आल्सो, यू कैन रीड दिस मैक्सिम्स और उसके मीनिंग्स भी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोई कोर्ट जजमेंट पढ़ोगे, लॉ को पढ़ने की कोशिश करोगे, कहीं इंटरप्रिटेशन लेके आने की कोशिश करोगे, तो उस केस के अंदर आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बड़े ज्यादा आपको फायदेमंद नजर आएंगे। जैसे बड़े बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं, जैसे एब इनिशियो क्या होता है, एड हॉक क्या है, एड वोल्ड्रम क्या है, ऑडी एल्ट्रम पार्टिम क्या है, डी फैक्टो क्या है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने अपनी जो रिप्लाईज लिखते हैं डिपार्टमेंट को उसके अंदर इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेक्स नॉन कॉजिट एड पॉसिबला, लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। लोकस स्टैंडी क्या है, मुटेटिस मुटेंडिस क्या है, विद नेसेसरी चेंजेस वी कैन अप्लाई द सेम प्रोविजंस। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज जिसको हम नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनीवेयर इन द एक्ट हम बात करते हैं। ऑबिटर डिक्टा क्या है, ऑबिटर डिक्टा बेसिकली इज a remark by the court which is not basically the ratio decidendi of the act, यानी कि वो एक प्राइमा फेसी ऑर्डर का पार्ट नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है कोर्ट की जिसको भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, वो भी सिग्निफिकेंट है। जैसे अभी भारतीय एयरटेल की एक जजमेंट है, हम उसको आज रेफर कर रहे थे एक केस के अंदर जहां पर वो 3B के अंदर अमेंडमेंट्स हो सकते कि नहीं हो सकती हैं उसके ऊपर वो जजमेंट दी। बट उसमें एक बहुत बड़ी बात की गई थी कि जो GSTR 2 है इट इज ओनली अ फैसिलिटेटर
फॉर द डिपार्टमेंट, उसके बेसिस पे कोई एक्शन लेना या एसएससी का कहना कि वो नहीं था इस करके मैं एक्शन नहीं ले पाया, इनपुट नहीं ले पाया, तो वो कोई प्ली नहीं है। तो इससे ये एक ऑबिटर डिक्टा जो निकल के आया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से, ये हमारे लिए टूल निकल के आया कि हम डिपार्टमेंट को कह सकते हैं देखो कोर्ट की ओपिनियन ये है, राइट। तो पेरीमेटेरिया यानी कि ऑफ द सेम मैनर, जैसे अगर हमारे पास कोई प्रोविजन है जो जीएसटी एक्ट के अंदर है और सिमिलर प्रोविजन हमारे पास पुरानी सर्विस टैक्स रिजीम में भी थी या सेंट्रल एक्साइज में भी थी, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये पेरीमेटेरिया है, यानी कि एक सब्सटेंस या मटेरियल दोनों का सेम है। तो क्विड प्रो क्वो ये क्या है, जैसे रेशियो डिसिडेंडी मैंने आपको बता दिया था, मेन उसका जो क्रक्स ऑर्डर का क्या है, जजमेंट का क्या है, रेस इंटेग्रा क्या है, रेस जुडिकाटा क्या है, थिंग विच इज एडजस्ट, बोनाफाइड क्या है, इस्पो फैक्टो क्या है बाय द मियर फैक्ट, मेलाफाइड क्या है, मेंसरिया क्या है, प्राइमा फेसी क्या ऑन द फेस ऑफ इट, स्यू मोटो क्या है यानी कि ऑन इट्स ओन मोशन, और डेलीगेटस प्रोटेस्ट नॉन डेलीगेट, the delegate must exercise the power conferred but not the sub delegate। ये बेसिकली प्रोविजंस है हमारे लॉ के। तो अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले चुके हुए हैं कि हमारे को लॉ पढ़ना कैसे है, ये जीएसटी चालू कैसे हुआ था। अब हम एक 5 मिनट की ब्रेक लेंगे। ये सेक्शन खत्म करने से पहले हम थोड़ा सा ऑफिसर्स के बारे में जान लें। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट ये जानना हमारा जरूरी है। विल टेक जस्ट 2 minutes, आफ्टर दैट वी विल टेक द ब्रेक ऑन दिस। जो हमारे ऑफिसर्स है ना, सेक्शन 3 जो है, देखो सेक्शन 1 जो था हमारा एक्सटेंट जो था वो बताया गया था, सेक्शन 2 हमारी डेफिनेशन थी, सेक्शन 3 में हमारे को बताया गया कि हमारे पास ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे। तो हमारे को ऑफिसर्स ये सारे बताए गए कि हमारे पास जीएसटी एक्ट में ये सारे ऑफिसर्स होंगे। जो हमारे पास ऑफिसर दिए गए हैं वो उसके अंदर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स है, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, जॉइंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर है। इसके साथ साथ ना सेम पावर्स के अंदर आपके डायरेक्टर्स भी दिए गए हुए हैं, राइट। तो कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, यू कैन जस्ट हैव ए लुक एट इट, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट यू शुड नो कि बेसिकली जो एक्ट में जो ऑफिसर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। Provided that officers appointed as central excise shall be deemed to be appointed officers under this provision, right? तो सेंट्रल एक्साइज की सारी टीम को जीएसटी में लाने के लिए उनको ये प्रोविजन लेके आनी पड़ेगी। जो भी सेंट्रल एक्साइज में काम कर रहा था वो सारे ऑफिसर्स माने जाएंगे कि दे आर वर्किंग अंडर द जीएसटी एक्ट ऑल्सो। और एक नोटिफिकेशन नंबर 14/2017 थी, वहां पे एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए जिसको हम डीजीजीआई कहते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। इसको पावर दी गई लगभग सेम इस तरीके की इनको ये डेजिग्नेशन दी गई, लेकिन जो इसका जो रिस्ट्रिक्शन था वो ऑल इंडिया जो रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि पूरे भारत में वो कहीं पर भी किसी भी एसएससी को वो रेड कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। उन्होंने आगे से अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन की हुई है, वो अलग बात है। नोटिफिकेशन 2/2017 विच गिव्स इलैबोरेट चार्ट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर कौन से होंगे। इसमें हमारे को बताया गया था बोर्ड में the board may, in addition to the officers as may be notified by the government at section 3, appoint such officer as may think fit to the officers। तो ये और ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकते हैं और ये एक जनरल प्रोविजन है। यू कैन ऑलवेज सी दिस कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर पावर्स हैं। ऑफिसर्स के पास बहुत सारी पावर्स हैं। एक जो सेंट्रल एक्साइज का जो पावर ऑफिसर है, एक्साइज पावर and discharge duties imposed under this act and other officers of central excise who is subordinate to him। तो इसने ही कहा कि जो भी एक ऑफिसर है उसके सबॉर्डिनेट को जो जो पावर्स दी गई हैं वो सुपीरियर ऑफिसर भी कर सकता है ये वाला काम, ठीक है। और वो अपने डेलीगेट कमिश्नर जो है अपने पावर्स डेलीगेट करके अपने ही जुरिसडिक्शन के अंदर जो भी ऑफिसर उसको अपॉइंट कर सकता है। एंड अपीलेट अथॉरिटी शैल बी नॉट एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज ड्यूटी कंसर्न और इम्पोज एनी अदर ऑफिसर टैक्स। क्योंकि अपीलेट ऑफिसर जो होते हैं वो बिल्कुल उनकी एक अलग से एक हियरार्की चलती है, अपीलेट को बिल्कुल अलग किया। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 6 विच इज क्रॉस ऑथराइजेशन। यहाँ पे एम्पावर किया गया कि सेंट्रल टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं वो स्टेट ऑफिसर्स की ड्यूटीज को भी पूरा कर सकते हैं। और जो स्टेट की जो एक्ट है वहां पे लिखा हुआ है कि हमारे जो एक्ट के अंदर जो पावर्स हैं वो स्टेट का ऑफिसर भी कर सकता है। तो ये जो प्रोविजन है स्टार्ट्स विदाउट प्रेजुडिस, और उसके बाद मतलब कोई इसको हार्म नहीं है इस प्रोविजन को। उसके बाद अगर आप बाकी सारे प्रोविजन यू कैन जस्ट रीड, इट इज वेरी नॉर्मल। यहाँ पर ये प्रोविजन बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पे हमारे को यूज करनी पड़ती है। वेयर प्रॉपर ऑफिसर अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और द यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हैज इनिशिएटेड एनी प्रोसीडिंग ऑन द सब्जेक्ट मैटर, नो प्रोसीडिंग शैल बी इनिशिएटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर दिस एक्ट ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर। कई बार क्या है कि हमारी जुरिसडिक्शन जो है स्टेट की है,
उसने किसी मैटर के ऊपर कोई हमारे प्रोसीडिंग शुरू कर दी हुई है, साथ में हमारे को फोन आया था सेंटर से भी कि भैया हमने आपकी इस केस के अंदर भी आपकी इंक्वायरी करनी थी, तो हम उसको कह सकते हैं कि भैया सेक्शन 6 पढ़ लो, उसके अंदर क्लॉज जो 2B है, सेक्शन सब सेक्शन 2 और सब क्लॉज B है, वो बड़ा क्लियरली कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर ने कोई मैटर के ऊपर, सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी गई है, तो सेंटर दोबारा से उसकी प्रोसीडिंग को इनिशिएट नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक एसएससी के पास सेंटर भी है और स्टेट भी है, कितने सारे वो डिपार्टमेंट्स को वो हैंडल करेगा। हालांकि जो इंटेलिजेंस इनपुट के ऊपर जो सर्वे रेट्स वगैरह होती हैं, तो वहां पर बड़ा क्लियरली कहा गया है कि चाहे जुरिसडिक्शन सेंटर की हो या स्टेट की हो, सेंटर वाले भी और स्टेट वाले भी वहां पर रेट मार सकते हैं। So this is what we had in the first 30 minutes of the session. We will have break of around about 5 minutes, and we'll come back again for the actual start of the session, जहाँ पे levy collection supply की definition को हम ज़्यादा discuss करेंगे. So we'll have just break for few minutes and then we'll come back. Okay, you can all go back. थोड़ा सा इसके अंदर I just see how to close it.